नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस एक और ज़बरदस्त वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी डॉक्टर अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं उनके बचपन के जो स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में। जब वो दापोली से सतारा आकर के बस गए तो वहाँ पर उनके पिताजी ने उनका एडमिशन आर्मी स्कूल में करवा दिया था। आर्मी स्कूल में बड़े भाई आनंद राव और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब जाना उन्होंने शुरू किया तो पहले दिन उन्हें पता नहीं था जाति पाति छुआछूत भेदभाव के बारे में, क्योंकि बच्चे ही तो थे ना। तो वो पहले दिन सामान्य बच्चों की तरह जाकर के स्कूल में बेंच पर बैठ गए। तो जैसे जैसे साथी स्वर्ण बच्चे आना स्टार्ट हुए तो वो आकर के क्लास में पीछे की साइड खड़े हो गए और जब टीचर आए तो टीचर ने जब इसका कारण जानना चाहा तो सभी ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनके बड़े भाई आनंद राव की तरफ इशारा किया कि ये हैं, मतलब कि वो बच्चे इसलिए नहीं बैठ रहे थे क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक अछूत थे, अनटचेबल्स थे। वो महार जाति से थे, छोटी नीची जाति से समझे जाते थे उस समय। और तो और उन्हें स्कूल में कुर्सियों पर तो नहीं बैठने दिया जाता था, परंतु उन्हें बैठने के लिए कोई टाट पट्टी भी नहीं दी जाती थी। वो भी उन्हें घर से लेकर के जानी पड़ती थी साथ में, और साथ में ही लेकर के आनी पड़ती थी, क्योंकि हो सकता था उस समय स्वर्ण हिंदू बच्चों और शिक्षकों को ऐसा लगता था कि इनकी इस टाट की वजह से हमारी स्कूल अपवित्र हो सकती है। बाबा साहेब का खेलने में बहुत रुचि थी। वो चाहते थे कि वो भी साथी बच्चों के साथ खेलें, परंतु वो चूंकि छोटी जाति से समझे जाते थे इसलिए उनको किसी बच्चे के साथ खेलने का अधिकार भी नहीं था, मन होने के बावजूद भी। जब इंटरवेल के वक्त सारे बच्चे खाना खाते होते थे, उसके बाद जब वो पानी पीने की बारी आती थी तो सारे स्वर्ण बच्चे जब पानी पी लेते थे उनके बाद उनका नंबर आता था। यहाँ तक कि वो नल की टूटी खुद अपने हाथों से भी नहीं खोल सकते थे। उन्हें इंतजार करना पड़ता था किसी स्वर्ण बच्चे का या फिर चपरासी का। कई बार तो क्या होता था कि कई शरारती बच्चे नल की टोटी को बंद करके चले जाते थे, तो बाबा साहेब और आनंद राव जो कि उनके बड़े भाई थे उनको प्यासा ही रहना पड़ता था पूरे दिन भर। सोचिए दोस्तों, उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया था उस समय, कैसी थी हमारे समाज की दशा। परंतु फिर भी बाबा साहेब ने हिम्मत नहीं हारी, निराश नहीं हुए, वो उन चुनौतियों का सामना करते गए। और हमारा भी आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद, आप तक लेकर के आने का मकसद यही है कि आप उनकी स्ट्रगल्स के बारे में जानिए कि कैसे एक दबी कुचली जाति से आया हुआ इंसान इतने सारे स्ट्रगल्स अपनी लाइफ में फेस करता है और उसके बाद वो भारत का संविधान निर्माता बन जाता है। दुनिया के महान 6 विद्वानों में से एक विद्वान यदि वो बन पाता है तो उनकी जीवन यात्रा से हम बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में वो चीजें अप्लाई करके हम भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। कई बार तो उन्हें क्लास के बाहर तक भी बैठना पड़ता था, शामपट भी सही तरीके से दिखाई नहीं देता था। जब मैं उनकी बायोग्राफी को पढ़ रहा था तो मुझे एक बड़ी दुखदाई, एक बड़ी दर्दनाक ऐसा उनका लाइफ स्ट्रगल, लाइफ स्टोरी जानने का मौका मिला, जिसको जानकर के, जिसको पढ़ने के बाद मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल फील किया। एक बार क्लास में किसी टीचर ने एक सवाल पूछा, क्लास में किसी भी बच्चे को वो सवाल नहीं आता था। अंत में बाबा साहेब ने हाथ ऊपर उठाया और कहा कि सर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। उनको बोर्ड पर बुलाया और जैसे ही बाबा साहेब अपनी जगह से उठ करके बोर्ड पर आने लगे तो सारे बच्चे अचानक से भाग खड़े हुए और सीधे गए बोर्ड के पास। और बोर्ड के पास एक टेबल पड़ी थी, उस टेबल पे उन सारे बच्चों के टिफिन रखे हुए थे। वो टिफिन वहां से उठाए और उसके बाद उन्होंने टीचर को बोला कि सर हमारे टिफिन इस महार जाति के, नीच जाति के छोटे लड़के की परछाई पड़ने से, पास में आने से अपवित्र हो सकते हैं। तो टिफिन उठाने के बाद उन्होंने बाबा साहेब को बोर्ड पर जाने की परमिशन दी, परंतु बाबा साहेब ने उनकी इस बात का जवाब बात से ना देकर के अपने काम से दिया। वो बोर्ड पर गए और बड़ी शान से उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, सही आंसर दिया और देकर के इस बात को प्रूव किया कि प्रतिभा किसी जाति की गुलाम नहीं है,
दोस्तों, बाबा साहेब के जीवन में भेदभाव की अनगिनत घटनाएं भरी पड़ी है। छुआछूत की ये घटनाएं सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं थी। जब वो अपनी मां के साथ बाजार में कपड़े खरीदने जाते थे तो वहां पर शॉपकीपर्स उनको कपड़े फेंक फेंक करके दिखाया करते थे। एक बार जब वो गोरेगांव अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे अपने बड़े भाई के साथ, तो वहां पर उनको सभी तांगे वालों ने बिठाने से मना कर दिया था, इस वजह से क्योंकि वो महार जाति से थे, वो छोटी जाति से थे। कैसे तैसे करके वो एक तांगे पर बैठे। तांगे वाला थोड़ी दूर ही चला था कि उन्हें पता चला कि ये बच्चे महार जाति से हैं, छोटी जाति से हैं। तो उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और उन बच्चों को ऐसे धक्का मारा जैसे हम गली में कूड़ा फेंकते हैं। सारी रात वो बच्चे रोते सुबकते अधमरी हालत में अपने पिताजी सूबेदार के पास पहुंचे। एक बार आप सोच करके तो देखिए, कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति रही होगी, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में। ये ऐसी ही घटनाएं थी जिन्होंने बाबा साहेब के मेंटेलिटी को इतना मजबूत कर दिया था, इतना उनको दृढ़ संकल्पवान बना दिया था। उनके अंदर वो फायर पैदा कर दी थी कि वो आगे चल करके भारत का भविष्य बदल पाए, वो हमारे समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन लेके आ सके। वो यही घटनाएं थी। बाबा साहेब कई बार अपनी सभाओं और भाषणों में कहा भी करते थे कि ये कैसा समाज है जहां पर एक इंसान को पशु से भी बेकार माना जाता है, पशुओं से भी बदतर जिनकी हालत है। ये कैसा हिंदू समाज है, कैसे हमारा धर्म है। गर्मियों के दिनों में स्कूल जाते समय और आते समय जब उन्हें प्यास लगती थी तो बीच रास्ते में एक कुआं आता था, एक सार्वजनिक कुआं। तो वहां से उन्होंने एक तरीका निकाला अपनी प्यास को मिटाने का कि चुपके से जाकर के वो कुएं से पानी निकालते और पी लिया करते थे और फिर घर आ जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, परंतु एक दिन ना जाने किस तरीके से स्वर्णों को इसकी खबर लग गई। तो बाबा साहेब को इतना पीटा कि उनकी हालत अधमरी कर दी। और उसी दिन, शायद उसी दिन बाबा साहेब ने ये प्रण ले लिया था कि भले ही ऐसी विपदाएं मेरे साथ, मेरे जीवन में घट रही हैं, ऐसी घटनाएं, ऐसा भेदभाव मेरे साथ हो रहा है, परंतु मेरे समाज के आने वाली पीढ़ियों के साथ ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक और घटना है। बाबा साहेब अपने बाल कटाने एक नाई के पास गए। बाबा साहेब की वेशभूषा और बॉडी लैंग्वेज को देखकर नाई को ये पता नहीं चला कि ये महार जाति से है, छोटी जाति से होगा। परंतु जब उन्होंने उनका कास्ट पूछा तो बाबा साहेब ने सच्चाई बताई कि मैं महार जाति से हूं। तो उस सैलून वाले ने, उस नाई ने बाल काटने से भी मना कर दिया और गाली देते हुए, दुत्कारते हुए बाबा साहेब को वहां से भगा दिया। तो बाबा साहेब को बड़ा गुस्सा आया, परंतु वो कर भी क्या सकते थे, वो तो एक छोटे बच्चे थे उस टाइम। तो बाबा साहेब गुस्से में रोने लगे और घर आकर के अपनी बड़ी बहन तुलसी को ये बात बताई। तो तुलसी ने कैसे तैसे करके उनको शांत कराया और उनके बाल स्वयं बनाए। आप स्वयं ही सोच करके देखिए कि भैंसों और भेड़ों के बाल काटने वाला नाई भी बाबा साहेब के बाल काटने को अपना धर्म भ्रष्ट समझता था। क्या स्थिति रही होगी उस समाज की, कैसे जिया होगा बाबा साहेब ने वो समय। एक बात हम सभी मानते हैं कि व्यक्ति के सामने कैसे भी सिचुएशन हो, कितना भी बुरे से बुरा उसका टाइम चल रहा हो, परंतु वहां पर भी कुछ पॉजिटिव चीजें जरूर निकल करके सामने आती है। ऐसा ही कुछ उनके लाइफ में भी था। वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, जहां पर उनके साथ बुरा बर्ताव होता था, वहीं पर उनके एक गुरु जिनका सरनेम अंबेडकर था, वो भीम को बहुत लाड प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। दोपहर में वो अपने घर से बाबा साहेब को भोजन लाकर के दिया करते थे। बाद में कई बार बाबा साहेब ये कहते हुए रो भी पड़ते थे, उनकी आंखें नम हो जाती थी कि उस गुरु के लाड चाव, उस गुरु के प्यार, आशीर्वाद और उनकी रोटी सब्जी में वो अलग ही मिठास था। शुरू में बाबा साहेब का सरनेम अंबा वाडेकर था, जो कि बोलने में बड़ा अटपटा लगता था। और यही वो गुरुजी थे जिन्होंने बाबा साहेब को समझाया कि आपका सरनेम बोलने में बड़ा अटपटा लगता है, तो क्यों ना आप मेरा सरनेम अपने नाम के पीछे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और उन्होंने अपना सरनेम बाबा साहेब के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट स्कूल में उनमें रजिस्टर्ड कर दिया, अंबा वाडेकर की जगह अंबेडकर। तो ऐसे थे वो गुरु, वो मानवतावादी गुरु अंबेडकर। एक घटना
जिसने बाबा साहेब का काया पलट करके रख दिया। एक दिन एक त्योहार के वक्त माँ भीमाबाई के जेवर उनकी सौतेली माँ ने पहन लिए। बाबा साहेब बड़े दुखी हुए और वो रोने लगे। उनको देख करके उनके परिवार के सारे मेंबर्स रोने लगे माँ भीमाबाई की याद में। तो पिताजी को गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने कुछ बात बोल दी और वो बातें बाबा साहेब के दिल पर गहरी जाकर के लगी और बाबा साहेब ने प्रण किया, खुद से वादा किया कि अब तो खुद के पैरों पर खड़ा होना है। अब वो स्कूल के साथ साथ कुछ कमाने के लिए खेतों में जाकर के काम करने लगे, लोगों की भेड़ बकरियां चराने लगे, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर कुली का काम भी उन्होंने किया। उन दिनों बहुत सारे उनके हम उम्र बच्चे बॉम्बे की कपड़ा मिलों में काम करते थे, तो बाबा साहेब ने भी सोचा क्यों ना मैं भी जाकर के कपड़ा मिलों में काम करूं। परंतु दिक्कत ये थी कि उनके पास पैसे नहीं थे। तो इसका एक उपाय था कि वो अपनी बुआ के कमर में बंधे रहने वाले बटुओं से पैसे चुरा ले। वो अपनी बुआ के साथ जमीन पर उनकी गोद में ही सोते थे। बाबा साहेब स्वयं कहते हैं कि मैं 3 रातों तक लगातार जागता रहा कि कैसे तैसे करके मैं वो बटुआ अपनी बुआ की कमर से निकाल लूं और उसमें रखे पैसे चुरा लूं और जाकर के बंबई की कपड़ा मिलों में काम करना स्टार्ट कर दूं। परंतु मैं नहीं कर पाया। चौथे दिन बड़ी मुश्किल से मैं वो बटुआ चुरा पाया और जब बाहर आकर के मैंने वो बटुआ खोला तो उसमें जस्ट आधा आना पाया। बाबा साहेब स्वयं कहते हैं कि ये घटना मेरी आत्मा को, मेरी अंतर आत्मा को झकझोर देने वाली थी और उस दिन मैंने ये प्रण लिया कि आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करना है, अपने आप को पढ़ाई में संलग्न करना है और एक ऐसी डायरेक्शन में लेकर के जाना है अपने आप को जहां से हम पूरे समाज को, पूरे देश को एक दिशा दे सकें, एक बदलाव लेकर के आ सकें, खुद की पहचान बना सकें। बाबा साहेब का संस्कृत पढ़ने का बड़ा मन था, परंतु उस समय शूद्रों को संस्कृत पढ़ने की मनाही थी, क्योंकि वो संस्कृत पढ़ लेंगे तो वो वेदों को भी पढ़ेंगे और वेदों को पढ़ना व जानना उस समय शूद्रों के लिए महा अपराध था। उनके लिए सजा थी कि यदि कोई शूद्र वेदों का उच्चारण सुनता है तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए और यदि कोई शूद्र वेदों का उच्चारण करता है तो उसकी जुबान काट ली जाए। बाबा साहेब की संस्कृत में रुचि होने के बावजूद भी वो संस्कृत मजबूरीवश नहीं पढ़ पाए, परंतु बाबा साहेब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपनी मजबूत लगन व इच्छा शक्ति के बल पर खुद संस्कृत पढ़ी, खुद से संस्कृत सीखी और उन्होंने वो वेद भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, मनुस्मृति भी पढ़ी और हिंदू धर्म के ग्रंथों का वो निचोड़ निकाला। ऐसे थे बाबा साहेब, मजबूत इच्छा शक्ति के धनी, ना हार मानने वाले। बाबा साहेब अब धीरे धीरे स्कूली किताबों के अलावा और भी किताबें पढ़ने लगे। अब वो चाहते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें, परंतु इसके लिए उन्हें पैसा चाहिए। नई नई बुक्स खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता था। रामजी सूबेदार की नौकरी भी अब नहीं रही थी, उनकी जो पेंशन आती थी उससे घर खर्च चलना भी मुश्किल था। परंतु रामजी सूबेदार ने कभी भी अपने बेटे को बुक्स के लिए मना कभी नहीं किया। जब उनके पास पैसे नहीं होते थे और उन्हें बुक्स खरीदनी होती थी तो वो अपनी बेटी के पास जाते और उनके अपने दिए हुए गहने में से कोई एक गहना उनसे उधार लेते और मारवाड़ी की यहाँ गिरवी रखते और फिर बाबा साहेब को नई नई बुक्स ला करके देते और महीने के अंत में जब उनकी पेंशन आती थी तो वो मारवाड़ी के पास रखे गहने को छुड़ा करके लाते और अपनी बेटी को वापस देते और ऐसा क्रम लगभग हर महीने ही चलता रहा। शुक्रगुजार हैं हम रामजी सूबेदार के कि उन्होंने इतने संघर्षों के बावजूद बाबा साहेब को हर एक वो सुविधा जितना उनसे बन पाता था देने का ट्राई किया। अगर वो इतने हेल्पफुल नहीं होते तो शायद वो बालक भीम बाबा साहेब तक का सफर तय नहीं कर पाता। बॉम्बे में सारा परिवार एक ही चाल, एक ही रूम में रहता था। वहीं पर खाना सोना सब कुछ होता था। एक कोने में लकड़ियां पड़ी होती थी। सुबह शाम जब खाना बनता था तो कमरा धुएं से भर उठता था। बाबा साहेब जमीन पर ही सोते थे। उनके सिर के पास अनाज की बोरियां रखी होती थी, पैरों के पास बकरी बंधी होती थी। यही था भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का बेडरूम और स्टडी रूम।
पिताजी रामजी सूबेदार सबके सोने के बाद रात 2 बजे बाबा साहेब को उठा देते थे पढ़ने के लिए। बाबा साहेब सुबह तक पढ़ते, सुबह छोटी सी झपकी लेकर के स्कूल के लिए निकल जाते। ऐसा संघर्ष बाबा साहेब की जिंदगी में सालों साल चलता रहा। सन 1907 में बाबा साहेब ने मैट्रिक एग्जाम पास कर लिया। उनके 700 में से 282 अंक थे, मतलब 3rd डिवीजन। परंतु उस समय एक अछूत विद्यार्थी के लिए गांव से शहर आकर के मैट्रिक एग्जाम पास करना बहुत बड़ी बात थी। यह इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। उनके सम्मान में समाज के कुछ जागरूक जिम्मेदार नागरिकों ने एक समारोह का आयोजन किया। वहां पर कृष्णा जी केलुस्कर, जो कि समाज सुधारक, शिक्षाविद, चिंतक भी थे, वो भी आए और उन्होंने बाबा साहेब से भेंट करी और बाबा साहब को ये विश्वास दिलाया कि आप आगे पढ़ते रहे, आपकी आगे की पढ़ाई के लिए वो महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से आपको छात्रवृत्ति दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आगे चल करके उन महान समाज सुधारक ने अपना वादा निभाया भी, जिसके चलते ही हमें मिला अपना विश्व रत्न। हाई स्कूल एंटर एग्जाम पास करके उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। परंतु उस समय हेल्थ केयर इतना डेवलप नहीं था, तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से उनका पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। इसी समय उनको शिक्षा प्रेमी महाराज सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा 25 रुपये प्रतिमाह की पेंशन भी मिलने लग गई थी। परंतु एल्फिंस्टन कॉलेज में भी उनका छुआछूत से नाता नहीं टूटा। 1910 में उन्होंने अपना इंटरमीडिएट एग्जाम 3rd डिवीजन 600 में से 223 अंकों के साथ प्राप्त किया। 600 में से 223 अंकों के साथ पास किया। जनवरी 1913 में उन्होंने बीए पास कर लिया। बीए तक हर एग्जाम में 3rd डिवीजन। यदि इस आधार पर कोई उस समय ये भविष्यवाणी करता कि यही बालक आगे चल करके बनेगा भारत रत्न, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, गरीबों, पिछड़ों, दलितों का मसीहा, तो शायद उसे जरूर पागल घोषित कर दिया जाता। परंतु बाबा साहेब ने ऐसा करके दिखाया। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए। और आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके पर्सनल एंड हम्बल रिक्वेस्ट है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती आने वाली है, तो आप लोग प्लीज यूट्यूब पे जाकर के उनके बारे में सर्च कीजिए, उनके बारे में निरपेक्ष जानकारी हासिल कीजिए और अपने आसपास के जितने सारे लोग हैं उनको आप अवेयर कीजिए, उनको बताइए उनकी स्ट्रगल स्टोरीज, ताकि वो जान सके कि कैसे एक साधारण मानव बन सकता है महामानव अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर। थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस लव एंड ग्रेट सपोर्ट।